Hello again. This is my 5th video. Okay. In the previous video, I taught you the theorem 1.4, and to find out SCF and LCM by prime factorization method, there is a rule that SCF into LCM is equal to product of the two given numbers, the properties of composite number. Okay, but in this video I am going to tell you that there is a question, and the question is so that 5 minus root 3 is irrational. अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि रूट 2 को हम कैसे उसका इरेशनैलिटी हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे. इसमें हम 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अगेन फिर से 5 माइनस रूट 3 को कैसे हम इरेशनल प्रूफ करेंगे. अच्छा, मैंने पैटर्न को देखा है. अगर हम बदले हुए पैटर्न को देखें तो 2017 में हमारा पैटर्न बदला, और वहाँ से हम लोग देखें कि 2017-18 वाला जो एग्ज़ाम था, जो सेशन था, उसमें 3 + 2 √5 क्वेश्चन था. फिर अगले में उसने √5 पूछा, फिर इस बार भी उसने √5 पूछा. मीन्स रियल नंबर का ये जो दो क्वेश्चन है, इसमें √5, √2 या इस तरह के नंबर का इरेशनैलिटी हम लोग प्रूफ करते हैं, और दूसरे वाले में 5 माइनस रूट 3 या 3 + 2 √5 इस तरह के नंबर्स का हम लोग इरेशनैलिटी शो करते हैं. ओके, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है इरेशनैलिटी का. वो फर्स्ट टाइप था और ये सेकंड टाइप. अच्छा, √2 का जो मैंने सॉल्यूशन दिया, ऐसा नहीं है कि आप उससे सिर्फ √2 ही प्रूफ कर सकते हैं. आप उसके थ्रू आप √3 का भी इरेशनैलिटी प्रूफ कर सकते हैं, √5 का भी कर सकते हैं, और भी वेरियस नंबर है, √p का भी कर सकते हैं, है ना. और ये जो मैं पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ, तो अगर इस तरह के दूसरे क्वेश्चन नहीं होंगे तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए भी आप उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं. ओके, अगेन वी हैव टू कंसीडर दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर. ओके, सॉल्यूशन. तो 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर definitely in the form of p by q. Consider that 5 minus root 3 is a rational number and can be expressed as p by q, where p and q both are integers. मैंने बताया था सबसे पहले वीडियो में, है ना, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p और q या जो जिस भी फॉर्मेट में है, वो दोनों को प्राइम होते हैं एज वेल एज इंटीजर्स भी होते हैं. ओके, where p and q are integers and q not is equal to 0. ओके, मतलब यहाँ पे एक चीज है कि p नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन q या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा. मैंने बोला भी है कि अगर आप डिनोमिनेटर के वैल्यू को अगर आप 0 करते हो, 0 करने के बाद हम लोग को नॉट डिफाइंड सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि q नॉट इज इक्वल टू 0. दैट इज 5 p by q होल ट्रांसपोज होगा LHS. होल ट्रांसपोज होकर कहाँ चला आएगा? LHS. तो 5 माइनस p by q एंड माइनस √3 ट्रांसपोज होगा RHS. ये ट्रांसपोज होकर बन जाएगा √3. ओके, हेंस अगर आप Q एज एलसीएम लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? 5Q माइनस P इज इक्वल टू √3. अच्छा, P और Q दोनों क्या है? क्या है? इंटीजर्स है वो. तो here P and Q are integers. Okay,
तो P और Q अगर इंटीजर्स हैं, शो 5Q minus P and Q are also इंटीजर्स। P और Q अगर इंटीजर्स हैं तो 5Q minus P भी इंटीजर होगा और Q तो पहले से इंटीजर है ही। इसका मतलब ये हो गया शो इंटीजर बाय क्या, इंटीजर इज इक्वल टू √3। इंटीजर बाय इंटीजर किसका फॉर्मेट है? ये रेशनल नंबर का फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट है रेशनल नंबर का। सो √3 इज इक्वल टू क्या, रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर ये फॉर्मेट होता है रेशनल नंबर का। इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर है, यानी कि अब √3 जो है वो रेशनल नंबर के इक्वल हो गया। क्या √3 एक रेशनल नंबर होता है? √3 एक रेशनल नंबर नहीं होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। अगेन ये जो कंक्लूजन है, ये जो एविडेंस है, वो फिर से उस फैक्ट को डिनाई करता है ना, कि √3 एक इरेशनल है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जब हम इस सॉल्यूशन को हम दिखा रहे हैं तो लास्टली हमारे पास एक कंक्लूजन आया कि √3 हमारा रेशनल है, लेकिन वी ऑल नो दैट √3 इज नॉट अ रेशनल, इट इज इरेशनल। ये एक इरेशनल होता है कि नहीं? तो अगर ये इरेशनल है तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा कंक्लूजन है ये फिर से फैक्ट को डिनाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमने वहां पे माना था कि 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर, है ना, ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो अगर ये गलत हो गया कि 5 - √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो सही क्या होना चाहिए? 5 - √3 इज इरेशनल। ओके, लेट्स रिवाइंड one more time. We have to show that 5 - √3 is irrational. Here we consider 5 - √3 is a rational. Then can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q naught is equal to 0. P by Q is just transposed to the LHS and √3 is transposed to the RHS. So 5 minus P by Q is equal to √3. Then 5Q minus P by Q is equal to √3. Since P and Q are integers, यहाँ मैंने लिखा भी है, इसका मतलब ये है कि 5Q minus P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब इंटीजर बाई इंटीजर इज इक्वल टू √3। इंटीजर बाई इंटीजर इसका फॉर्मेट होता है रेशनल नंबर का। दिस इज अ रॉन्ग, this supposition is wrong. Okay, so our supposition is wrong, and what was the supposition? And the supposition was 5 - √3 is a rational number. तो ये wrong हो गया, ये गलत हो गया। That's why we can say that 5 - √3 is not a rational number, it is irrational number. Okay, so this is the proof, and like that you can also prove the another questions. Now please come in exercise 1.4. Okay, I just taught you exercise 1.3 in which I proved two of the question, like theorem 1.4 as we had to show that √3 is √2 is irrational number, and then after 5 minus √3 is irrational. Okay, there were two type of questions. Okay, now and remaining question of exercise 1.3 can be obtained easily on the basis of the given explanations. Okay, now please come in exercise 1.4. In exercise 1.4
we have to use the theorem 1.5, 1.6 and 1.7. In the first lecture, I taught you about the theorems. 1.5, 1.6 and 1.7 are the theorems regarding with the terminating decimal and the non-terminating repeating decimal. Okay, terminating decimal और non-terminating repeating decimal के बीच में जो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है. ये जो एक्सरसाइज है ये आपका ये है कि कुछ रेशनल्स नंबर कुछ रेशनल्स दिए गए और वहां अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन अगर आप वहां पे उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अगर जो भी दिया हुआ है तो वहां पे आप देखेंगे कि वो कह रहा है आपको कि देयर आर सम रेशनल्स व्हिच आर गिवन बिलो. तो वहां पे ये कह रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन आपको ये परफॉर्म करना है कि कौन सा रेशनल टर्मिनेट करेगा और कौन सा रेशनल नॉन टर्मिनेट रिपीट करेगा, ये आपको करना है. ओके, तो वहां पे मैंने बताया था 1.5, 1.6 और 1.7 का कंक्लूसिव एविडेंस मैंने आपको दिया था. वहां पे मैंने बताया था कि आप क्या है ये थ्योरम्स आखिर हैं क्या. तो वहां पे ये बताया था कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. ये बहुत जरूरी है. कभी कभी ऐसा होगा कि कोई रेशनल नंबर आएगा कि अगर आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म चेक नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप जो कंक्लूजन दे एट द लास्ट ऑफ योर आंसर मे बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा. हो सकता है कि गलत हो जाए. इसलिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप स्टैंडर्ड चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड है या नहीं. स्टैंडर्ड चेक करने का क्या मतलब ये है कि आप वहां पे देखें कि क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है या क्या दोनों नंबर को प्राइम है, पी और क्यू क्या दोनों को प्राइम है. अगर को प्राइम है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको कर लें. ओके, सपोज जैसे कि मैं एक नंबर लिख रहा हूं 17/8. ओके, और एक दूसरा नंबर लिख रहा हूं 129/2 into 5 into 7 Okay, these are two rational numbers. Now, without doing the long division, हमको ये बताना है कि इन दोनों रेशनल्स में कौन टर्मिनेट करेगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को एक्सप्रेस करेगा. ओके, तो अगर हम देखें तो 17/8 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिकॉज 17 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1. अगर यहाँ भी अगर हम चेक करें तो डेफिनेटली 129 कैन नॉट बी डिविजिबल विद 2 एज वेल एज 5. हाँ, 7 का चेक करना होगा. तो 7 × 7 5. तो 129 can't be divisible by 7. So this is also the standard format of the rational number. ये इस rational number का standard format है क्योंकि ये दोनों जो है इसमें से कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है. बहुत ही एक अगर हम जनरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो अगर कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में तो हम कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. चलिए, ये चेक हो गया मेरा कि हाँ दोनों रेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हैं. तो हमको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को चेक करना पड़ेगा. ओके, तो चलो 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें 2 to the power 3. ओके, 2 to the power 3. और यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन. वो ऑलरेडी दिया हुआ है. अगर वो कोई नंबर होता तब हम उसको फैक्टराइज करके देखते, लेकिन चूंकि ऑलरेडी ये फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है इसलिए उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं. नाउ हम फिर से आते हैं थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7. अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n, ठीक है, के फॉर्म में अगर है जहां पे m और n जो है वो होल नंबर्स है. m और n क्या है? होल नंबर्स है. तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा. अच्छा, होल नंबर है तो m और n 0 भी हो सकता है क्योंकि होल नंबर स्टार्टेड विद 0,
जीरो एंड नेचुरल नंबर जब कंबाइन होता है तो होल नंबर का ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 का पावर m इंटू 5 की पावर n, फिर अब यहाँ पे कोई बच्चा कहेगा कि सर 5 इज नॉट अवेलेबल, बट 5 इज अवेलेबल बिकॉज दिस फॉर्मेट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर आप 0 देते हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यानी कि ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है। दिस फॉर्मेट इज जस्ट एज लाइक एज दिस फॉर्मेट, सो वी कैन से दैट 17/8 कैन बी टर्मिनेटेड, ये टर्मिनेट करेगा। दैट्स व्हाई 17/8 इज अ terminating decimal. Okay, now please come the next one. अगर इसको देखें तो ये तो ठीक है 2 to the power 5 and 5 to the power 2, लेकिन there is one another prime number 7। अच्छा, पावर से कुछ नहीं होता, हमको प्राइम चेक करना है एज अ बेस। ओके, कोई बच्चा कंफ्यूज होकर पावर को भी चेक करना शुरू कर देता है, तो वहां पे आप पावर चेक नहीं करेंगे, आप चेक करेंगे बेस 2, 5 और एक तीसरा प्राइम नंबर यहाँ पे आ गया और वो है 7। तो डेफिनेटली ये जो पैटर्न है वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। सो वी कैन से दैट 129/2 to the power 5 into 5 to the power 2 into 7 to the power 5 must be a non-terminating repeating decimal। ओके ओके, फिर से ये 2 रेशनल नंबर था मेरे पास। पहले हमने देखा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। हमने देखा कि हाँ ऑलरेडी दोनों जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। देन आफ्टर हमने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टरेशन को डाला तो 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3 एंड ये उस फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये जो है इस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 17/8 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। और चूंकि यहाँ पे इस फॉर्मेट के अलावा एक और भी प्राइम नंबर वहाँ पे कंक्लूड हो रहा है और वो है 7। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि ये पैटर्न जो है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टरेशन का जो पैटर्न है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस रेशनल नंबर मस्ट बी अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके Okay then, now अब क्वेश्चन नंबर 2 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि there are given some rational numbers and without long division we have to check that either the rational number is a terminating decimal or नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हमको चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अगर आप 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन देना है। यू विल हैव टू गिव द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर विच कुछ डेसिमल एक्सपेंशन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन देना है। सपोज जैसे कि एक नंबर आया था मेरा 17/8। ओके, ये हमने जब इसको चेक किया था तो चूंकि 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3 और ये जो है 2 to the power m into 5 to the power n के पैटर्न को फॉलो करता था, है ना। दैट्स वाई हमने उसको कहा था कि ये जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ओके, चलो अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो हम लोग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। ओके, कि हम सिंपली 17 में 8 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, है ना। क्योंकि ये बहुत ही जनरल मेथड है, बहुत ईजी मेथड है ना। ठीक है कि आप 17 में 8 से आप डिवाइड कर लो, आपका हो जाएगा। लेकिन चलो मैं कुछ डिफरेंट कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ अलग, है ना। वैसे ऐसा नहीं है कि तुम इस चीज को नहीं जानते हो, लेकिन तुमको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ओके, एज लाइक 2 to the power 3, 8 can be written as
2 टू द पावर 3। अच्छा, 2 टू द पावर 3 के साथ अगर 5 टू द पावर 3 अगर आ जाए, दैट विल ऑब्टेन 10 टू द पावर 3। ओके, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। 7th क्लास में हमने जब डेसिमल एक्सपेंशन वहां पढ़ा था, है ना, तो बहुत सारे रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जहां का जिसमें उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 या 10 के मल्टीपल के फॉर्मेट में होता है, 10 या 10 के मल्टीपल के फॉर्मेट में होता है, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे जितना जीरो होता है ठीक उतना ही हम फ्रॉम राइट साइड उतने डिजिट के बाद हम डेसिमल डाल देते हैं, है ना। तो अगर इस रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में अगर हम डाल दें, उसका कैलकुलेशन, उसको कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा, दैट विल बी वेरी इजी। तो 2 टू द पावर 3 अगर है, तो यहां अगर हम 5 टू द पावर 3 से इंटू कर दें, तो ये मिलके हो जाएगा 10 टू द पावर 3। बट 5 टू द पावर 3 मस्ट बी बैलेंस्ड, उसको बैलेंस भी करना होगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि आप कहीं किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको सेम नंबर से आपको इंटू भी करना पड़ेगा, तो कहाँ इंटू करोगे? 5 टू द पावर 3। ओके, नाउ दिस इज द बैलेंस कैलकुलेशन, क्योंकि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई भी हो रहा है। नाउ 17 इंटू 125 बाई 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 17 into 125, 17 5 is 85, 5 4 17 2 is 34, plus 8 34 plus 8 42, 2 4 17 1 is 17 4 21, 2125 by 1000, and that's equal to 2.125. Now this is the decimal expansion of a terminating decimal. Okay, ये मेथड है, अगर आपको वैसे आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ये है, टेक्निकल है। अगर आप नहीं चाहते हो अगर ऐसा करना, तो आप सिंपली 17 में 8 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, है ना। आपको यही आएगा, सेम आएगा 2.125। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि अब जैसे कि पिछला बोर्ड एग्जाम अगर आप देखें तो वहां पे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस थे। देयर आर 20 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए फॉर 1 मार्क। ओके, एक नंबर के लिए 20 सवाल थे वहां। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज अब बढ़ गया है ना। तो आपको सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव पैटर्न को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि सेक्शन ए 1 नंबर का है तो आप चाहेंगे कि आपका समय कम से कम लगे, क्योंकि कम मार्क्स है तो कम समय लगेगा, क्योंकि देयर आर 40 क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, 40 क्वेश्चन है। तो अगर मान लो कि अगर सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम अगर लेता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि 3 घंटा भी आपका खत्म हो गया और पता चला कि अभी कुछ क्वेश्चन बनना बाकी है ना। तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि सपोज कि अगर ये नंबर 17/8 है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सपोज कि ये क्वेश्चन अगर बोला कि ये कितने डिजिट के बाद डेसिमल ये टर्मिनेट होगा, है ना, कितने मतलब डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो 8 का जो प्राइम फैक्टरेशन है 2 का पावर 3 है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सपोज कि अगर एक और नंबर हम ले जैसे कि 191 बाई 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7,
सपोज कि अगर इसमें पूछे, जाहिर सी बात है कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n को सपोर्ट कर रहा है, उसको फॉलो अप कर रहा है, इसलिए ये भी जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही देगा। ओके, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर कौन सा है? इन दोनों में मैक्सिमम पावर कौन सा है? 7। Definitely we can say that this will terminate after 7 digit, 7 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। ओके, एंड दिस इज ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है, वहां पे आपको उतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना। 2 और 5 में आप ये देखिएगा कि कौन सा एक्सपोनेंट जो है, कौन सा पावर जो है वो ग्रेटेस्ट है ना। और वहां जो ऑप्शन होगा, सपोज कि यहाँ ऑप्शन अगर होता ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी NOT, नन ऑफ डी, नन ऑफ दीज, तो इसमें 7 है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, और ज्यादा बेहतर करने के लिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में और बेहतर करने के लिए, है ना, आई जस्ट प्रेफर अ बुक एंड दैट इज NCERT एग्जाम्पलर। आप उसको बनाएं, वहां से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम्पलर में अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ क्वेश्चन की शुरुआत जो होती है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही होती है। वो लेवल 1 है, फिर उसके बाद जाएगा वो लेवल 2 पे जाएगा, फिर लेवल 3 पे जाएगा, और वहाँ कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व करोगे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर बोर्ड प्रोस्पेक्टिव। ओके।